Hello students, how are you all? Welcome to our channel We Can. I am Chani Khan. Today we will start the second part of the second chapter of political science, parliamentary form of government. In first part of the chapter we have discussed the Indian पार्लियामेंट फॉर्मुलेशन, कैसे उनका पार्लियामेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड व्हाई वी चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पूरा टेन्योर, उनकी सारी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, उन सब सैलरी अनाउंसमेंट्स, पावर्स, एंड सेम थिंग्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. We have already discussed about it. Today we will start with the central legislature. सेंट्रल लेजिस्लेचर में टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा. So let's start with Lok Sabha. The Lok Sabha is referred to as the lower house of parliament. It is also known as the house of the people because all its members bearing two are directly elected by the people. Lok Sabha जो है उसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. वैसे तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हालांकि इसके पास पावर ज़्यादा है और इसके मेंबर ज़्यादा हैं, फिर भी इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और उसको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं राज्यसभा को. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और इसका अदर नेम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल मतलब इसके जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा. हम जो आम लोग हैं, जनता है, उनके द्वारा डायरेक्ट जो इलेक्टेड पीपल होते हैं वो लोकसभा में जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं. नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी इस कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं, कैसे इसका कॉम्पोजिशन होता है. तो द लोकसभा can have a maximum strength of 552 members. Out of these, 530 members represent the states and not more than 20 members can represent union territories. The remaining 2 members are nominated by the President of India from the Anglo-Indian community. The total number of members from the states depends upon their population. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्टेट्स, कोई स्टेट बड़ा है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई स्टेट छोटा है उसकी पॉपुलेशन कम है, तो उसके हिसाब से उनको प्रोपोर्शन मिलेगा. ठीक है ना, कितने मेंबर होंगे उनके, जैसे पर लाख पे 1 पीपल, पर 10 लाख पे 2 पीपल, इस तरीके से प्रोपोर्शन डिसाइड होता है. तो ये उनका पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन होने के बाद ये इसकी स्ट्रेंथ है, मेंबर्स की स्ट्रेंथ दे रखी है कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. और इसमें भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, कैसे कि 530 मेंबर्स जो होंगे वो क्या कौन होंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट से होंगे. 530 मेंबर्स मतलब सपोज मध्य प्रदेश की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ के मेंबर सब 85 मेंबर्स हैं. और गोवा है, सिक्किम में छोटे छोटे जो मिजोरम है, छोटे स्टेट्स हैं जिनका पॉपुलेशन भी कम है तो प्रोपोर्शन भी कम है, तो वहाँ से मेंबर्स भी कम आए, है ना. और इस जैसे राजस्थान से 25 मेंबर्स हैं, तो इस तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से हो गया. लेकिन ये सब भी मिला के 530 मेंबर्स ही होने चाहिए. फिर बचे हुए मेंबर्स 20 मेंबर्स कौन होंगे, वो यूनियन टेरिटरीज से होंगे. आपको पता है ना, स्टेट्स के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, उनसे 20 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, नॉट सेलेक्टेड, इलेक्टेड होंगे. और 2 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे. कौन करेगा उनको नॉमिनेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति उनको चूज़ करेंगे. कौन सी कम्युनिटी से, नॉट किसी को भी ऐसे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि उन कम्युनिटी को हमने एक तरीके से ये दे रखा है कि हाँ 2 मेंबर्स वहाँ से भी सेलेक्ट होंगे. आप कह सकते हैं कि उनका जो है रेशियो बहुत कम है इंडियन पॉपुलेशन में, तो उनको एक तरीके से संरक्षण के तौर पे कि उनकी भी हम इसमें भागीदारी है. तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट.
ठीक है, उनका इलेक्शन नहीं होगा, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे तो उसको हम सिलेक्शन कहेंगे, और जो 550 मेंबर्स हैं दैट दे वर इलेक्टेड, इलेक्शन होगा उनका, ठीक है। ये इसका कॉम्पोजिशन हुआ लोकसभा का। टेन्योर आपको पता ही है कि लोकसभा का टेन्योर भी 5 इयर्स का है, यानी इसका कार्यकाल भी 5 इयर्स का है। लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो 5 साल के लिए चूज़ किए जाते हैं, बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर इफ़ द रूलिंग पार्टी लूजेज इट्स मेजॉरिटी। पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि लोकसभा में जो तरह बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी से मतलब ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है आके, अगर वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर देती है किसी भी वजह से, तो ये रहता है कि उनकी सरकार गिर जाती है ना, तो मेजॉरिटी लूज़ करने की वजह से लोकसभा भंग हो सकती है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इलेक्शन नहीं करवा पाए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन, सपोज जैसा भी कोविड-19 चल रहा है, ऐसा कोई भी पेंडेमिक आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम नहीं करवा सके, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा के जो टेन्योर है उसको 1 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी उनके 5 साल का जो कार्यकाल है उसको एक बार में, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोक सभा? तो अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 35 ईयर्स तो थी प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन लोकसभा के मेंबर्स के लिए कितनी एज है कि 25 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, पर 25 या उससे अबव होना चाहिए। एंड मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट, ऑफकोर्स जो है इंडिया की वोटर लिस्ट है उसमें मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, ठीक है। Now the election. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people and they are called members of parliament, MP, members of parliament. For this purpose, the whole country is divided into constituencies. Every adult citizens of India can vote on the basis of secret ballot to elect the candidate of his or her choice from respective areas. After the elections are over, the party that secures the maximum seat is invited by the president to form the government. क्या इसमें इलेक्शन का सिंपल सा प्रोसेस है कि जो पीपल हैं, जनता है, वो चूज़ करती हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो इस पूरे इंडिया को है एरिया वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हम कहते हैं ना वार्ड बने हुए हैं, वार्ड में अलग अलग, उसमें अपने अपने वार्ड में हम वोट देने जाते हैं, तो लोगों के पास है उनका ये एक वोटिंग राइट्स है कि वो अपने, जैसे सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को बताना, छुप के वोट देना होता है। जो भी आपको पसंद है, जिसकी भी पॉलिसीज़ आपको पसंद है, आपको जिस पे ट्रस्ट है, उसको आप, सिंपल सा प्रोसेस है इलेक्शन वाला, तो वो आप जाके उसको देते हैं और फिर वो काउंटिंग होती है कि फिर कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में जीती है, उनको इसको ज़्यादा सीट्स मिली है, वोट्स मिले हैं, फिर उनको जो है प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाते हैं। और जो ये मेंबर सेलेक्ट होते हैं इनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी, ठीक है ना। द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर. The newly elected members of the Lok Sabha elect its chairman and vice chairman, known as the speaker and the deputy speaker respectively. The vice chairman or deputy speaker acts as the speaker of the Lok Sabha when the speaker is on leave or resign from his post. तो जब सब काउंटिंग हो जाती है, मेजॉरिटी वाली जो पार्टी है उसको प्रेसिडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुला लेते हैं। जब उनके जो अंदर मीटिंग होती है, जो उस पार्टी की जिन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, जिनकी सरकार बन गई है, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपना एक स्पीकर चूज़ करते हैं, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, जिन्हें उनको ही हम चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कहते हैं। यानी कि वो जो उनकी पार्टी की तरफ से जो सारी उनकी जो भी पॉलिसीज़ है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उनकी पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहला काम जब गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद यही होता है कि चूज़ देयर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, एंड वी ऑल्सो कॉल देम द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर। और एक कंडीशन ये भी है कि इफ़ द स्पीकर इज़ absent or on leave or what is the reason of his absent, तो डिप्यूटी स्पीकर
प्लेज हिज रोल ऑन बिहाफ ऑफ हिम। तो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं या वाइस चेयरमैन होते हैं, वो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि थोड़े आई थिंक 3 और 6 मंथ्स उसमें वापस चूज़ कर लेते हैं जो भी नया चेयरमैन होता है उसको, ठीक है ना। ये इसके बाद नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा। The upper house of the Indian Parliament is known as the Rajya Sabha. The total strength of the Rajya Sabha is 250 members. This strength of the Rajya Sabha is divided into two parts: elected members and nominated members. Like I said कि इसको राज्य सभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं, हालांकि इसके मेंबर्स भी कम है और इसके पास पावर्स भी कम है। अभी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से इनकी फाइनेंशियल पावर और उसमें फ़र्क है, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है अपर हाउस है, अपर हाउस द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और उन मेंबर्स को भी दो टाइप के मेंबर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स एंड सेकंड इज नॉमिनेटेड मेंबर्स। एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज 245. नाउ इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250 members. Among them, 238 members represent the states and union territories, and 12 are nominated by the President of India to give representation to persons of distinctions in the spheres of literature, science, art and social service. यस, इम्पॉर्टेंट। इसका फॉर्मेशन कैसा है कि इसकी जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स है, दैट इज़ 250 मेंबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं। अब उसमें डिवाइडेशन कैसे हुआ है कि अभी जो है स्ट्रेंथ राज्यसभा की 245 तक पहुंच गई है ना, और राज्यसभा की 545 है आई थिंक। राज्यसभा में जो है 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे स्टेट्स को, यानी सारे स्टेट से मिलाकर 238 मेंबर्स आए। रिमेंबर दिस थिंग कि स्टेट्स में बराबर तो हो ही नहीं सकता, प्रोपोर्शन के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसी 238 मेंबर्स में यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स भी हैं, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ सब मिला के 238 मेंबर्स हैं। और 12 ऐसा फिगर है, यानी कि हमेशा 12 पीपल जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, किसके द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करेंगे उनको, और किस फील्ड से करेंगे, वो ऐसे 12 इंसान होंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल सर्विस के एरिया से हैं। आर्ट में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, साइंस में उनका कंट्रीब्यूशन है, लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन है। इस जो है जॉनर को जो प्रेजेंट करते हैं वो 12 लोग, जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को भी चूज़ किया है। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से हम कई लोगों को चूज़ करते हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये अपने अपने फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव हुए ना, तो इनके कितने मेंबर्स होंगे, 12 मेंबर्स होंगे। और पावर किसके पास होगी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति के पास, है ना। नाउ द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा। द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू dissolution. A member of the Rajya Sabha is elected for a fixed period of 6 years. 1/3 of its total members retire after every 2 years, and fresh elections are held to fill the vacant seats. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। लाइक लोकसभा को तो अगर उन्होंने अपनी मेजॉरिटी लूज़ करी तो इट कैन बी डिसॉल्व, उसको भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक परमानेंट हाउस है। इसके जो मेंबर होते हैं वो फिक्स्ड 6 ईयर्स के लिए चूज़ किए जाते हैं। उनका जो टेन्योर होता है 6 ईयर्स का होता है। अगर डिफरेंस भी पूछते हैं, if there is a question like this कि make a difference between लोकसभा एंड राज्यसभा, तो टेन्योर में भी है कि टेन्योर उनका है वो 5 ईयर्स का है लोकसभा का, और राज्यसभा का 6 ईयर का है। उनके जो मेंबर्स की जो मेंबरशिप है वो परमानेंट है, और इनकी जो और फॉर 5 ईयर्स है। लेकिन इसमें क्या है कि इनके जो मेंबर्स की ये मेंबरशिप है वो
1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स उसमें रिटायर हो जाते हैं, एवरी 2 ईयर्स में, हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो कैसे 6 ईयर्स कैसे हुआ उनका? तो 1/3 पीपल का तो नहीं हो सकेगा ना। और जैसे वो जगह खाली होती है तो उसी 1/3 पोर्शन के लिए इलेक्शन होता है और उस जगह को भरा जाता है, ठीक है ना। नए जो मेंबर्स हैं सेलेक्ट किए जाते हैं। ये राज्यसभा का सिस्टम है, ठीक है। और इसका 6 ईयर्स का पीरियड है, 6 ईयर का। और 1/3 पीपल इसके जो है रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो प्रेसिडाइंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, लाइक द लोकसभा, द राज्यसभा ऑल्सो हैज़ अ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भारत के, इंडिया के वाइस चेयरमैन होंगे वो, या वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो अपने आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे राज्यसभा के। और जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, हम जानते हैं कि वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये हम जानते हैं। द डिप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो हम चूज़ कर लेते हैं, राज्यसभा के जो भी मेंबर है आपस में मिलकर डिप्यूटी चेयरमैन को चूज़ कर लेते हैं। और वही वाली कंडीशन है कि कभी ऐसा हो जाए कि लीव पे है या कुछ भी ऐसे रीज़न से जगह खाली हो जाए तो डिप्यूटी चेयरमैन जो है उनकी ड्यूटी थोड़े टाइम के लिए निभा सकते हैं। हमेशा के लिए तो ये रोल नहीं निभाएंगे, वापस इलेक्शन हो ही जाता है ना। नाउ द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। The Lok Sabha and the Rajya Sabha together comprise the parliament. The constitution makers took keen interest to make the Lok Sabha the predominant house. The powers of the parliament can be described as under the legislative powers and the financial powers and the constitutional powers, executive powers, elective functions and judicial power, ठीक है। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस में पढ़ेंगे कि किसके पास कौन सी पावर है और कौन सा ज़्यादा है। जैसा कि हमने पैराग्राफ में पहले ही पढ़ लिया कि जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने वैसे ही ये इंटरेस्ट दिखाया था, वैसे ही उन्होंने जो है लोकसभा को ज़्यादा पावर दी थी। हालांकि इसका नाम लोअर हाउस है लेकिन इसके पास पावर्स ज़्यादा है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ पावर इज लेजिस्लेटिव पावर्स। तो द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री. इट कैन मेक or amend laws on the subjects listed in the union list and concurrent list. It also has the power to make laws even on the state subjects during emergency. यानी कि legislative powers में ये है कि पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है और उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है किसी भी लॉ को बनाने की, चेंज करने की, चाहे वो किसी भी लिस्ट का सब्जेक्ट हो। लाइक आपको पता ही यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के पास तो के सब्जेक्ट पे तो पावर है ही उनके पास पावर, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तो वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी लॉ एंड ऑर्डर को पास कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो हुई ना, लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास यूनाइटेडली भी ज़्यादा है और यूं प्रोपोर्शन में देखा जाए तो लोकसभा के पास ज़्यादा है। फाइनेंशियल पावर्स हैं, द पार्लियामेंट हैज़ कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. द मनी बिल फर्स्ट originates in the Lok Sabha only and is then sent for approval to the Rajya Sabha, which has only an advisory role to play in case of money bill. Okay, before becoming a law the bill must get president's approval. फाइनेंशियल पावर्स में आप कह सकते हैं क्लियर है कि ये सारी पावर लोकसभा के पास है। राज्यसभा जो है एक एडवाइजरी रोल के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अगर फाइनेंशियल जो कोई बिल है अगर वो सबसे पहले प्रेजेंट होगा तो लोकसभा में होगा और उसके ऊपर जो भी डिस्कशन करना है, जो भी उसमें दूसरी पार्टी जो भी उसको एडवाइस देगी वो ऐड कर सकते हैं। ये सब पूरा एक बिल तैयार होने के बाद, करेक्शन होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है।
लेकिन राज्यसभा को इसमें कुछ भी चेंज करने का राइट नहीं है। हाँ, अगर उन्हें कुछ लगे तो वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये चेंज हो सकता है, इसमें और ये चीज़ ऐड की जा सकती है। कोई उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा आइडिया है तो वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, और उस एडवाइस को मानना या ना मानना, मतलब मानने की कोई बाउंडेशन नहीं है लोकसभा के ऊपर कि वो माने ही माने क्योंकि राज्यसभा ने कहा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनकी मर्जी होगी, उन्हें लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं सोची, राज्यसभा के मेंबर्स ने अच्छी एडवाइस दी तो वो ऐड भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो ना भी ऐड करें। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ राज्यसभा जो है अपने पास वो जो भी मनी बिल है उसको 14 डेज़ के लिए अपने पास रख सकती है। अगर उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई जैसे नहीं आता है अप्रूवल या फीडबैक नहीं आता है तो उस बिल को पास माना जाता है, अपने आप पास माना जाता है 14 डेज़ के बाद। तो जो भी उनको एडवाइस देनी हो या जो कुछ भी करना हो तो 14 डेज़ के अंदर अंदर करना होता है डिस्कशन करके। ठीक है ना बेटा, आ गई ना बात समझ में। उसके बाद जो है मनी बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उनका अप्रूवल मिलते ही इट बिकम्स लॉ। ठीक है। द थर्ड पावर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस एंड पावर्स। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू amend the constitutional provisions. Some constitutional provisions can be amended easily by a simple majority, but for amending the major portion of or sections of the constitution, a two-third majority of both the houses is a must. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है हमारा, ऑफ कोर्स उस वक्त की सिचुएशन अलग थी, उन्होंने बहुत कीन इंटरेस्ट लिया, बहुत जो है डिटेल में सोच समझ के बनाया, फिर भी क्या होता है कि सिचुएशन बदल जाती तो ऐसा लगता है कि अब इन लॉज में थोड़ा चेंज करने की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। कैसे है वो पूरा सोच समझ के फिर इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सिंपल सा सब्जेक्ट है तो उसमें इजीली मेजॉरिटी, मतलब जितने भी उस दिन जब ये डिस्कस हो रहा है और अमेंडमेंट हो रहा है उस दिन मीटिंग में जितने भी मेंबर हैं उनका जो मेजॉरिटी जिस भी चीज़ को जिस भी उसको मिलेगी, मतलब चेंज करना है कितने परसेंट उसको वोटर्स ने वोट दिया, वो मेजॉरिटी मिल गई तो चेंज कर दिया। ये सिंपल जो टॉपिक होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं उनके चेंज के लिए, अमेंडमेंट के लिए ये सिंपल सा मेजॉरिटी का फॉर्मूला है कि उस दिन मीटिंग में जितने लोग हैं, सपोज 100 लोग हैं तो 52 मेंबर्स ने इसको दे दिया, यानी कि ये अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं, कुछ सेक्शन और पोर्शन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि उसमें जो है बहुत सोच समझ के आप ऐसे ही अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए एक कंडीशन ये डाली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज इज मस्ट, यानी कि सारे के सारे मेंबर पहले तो मीटिंग अटेंड करेंगे, और जिस भी मतलब उस अमेंडमेंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके फेवर में अगर 2/3 मेजॉरिटी वो वोटर्स आते हैं तो ही वो चेंज होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये इसके लिए बहुत बड़ी कंडीशन है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज में दो चीज़ें हैं, सिंपल चेंज और एक मेजर पोर्शन या सेक्शन। ठीक है ना। फोर्थ काइंड ऑफ पावर्स इज लाइक एग्जीक्यूटिव पावर्स। In a parliamentary form of government, the Council of Ministers is collectively made responsible to the House of the People, यानी कि the Lok Sabha. The Parliament controls the executive by questioning the ministers about their policies and decision. यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो होता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या जिसे हम मंत्री परिषद भी कहते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें किसे whom they are answerable to the लोकसभा। लोकसभा के जो हैं पूरे मेंबर्स उनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकती हैं कि भाई आपने ये पॉलिसीज़ बनाई थी तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये मुद्दा चल रहा है, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चल रहा है या पॉवर्टी का चल रहा है या जो कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने पॉलिसीज़ बनाई थी उसके ऊपर कितना काम हुआ, क्या इतना वर्किंग कर रहे हैं, क्या ये इस बारे में क्या डिसीजन ले सकते हैं। ये सारा डिस्कशन जो है यानी कि दे आर आंसरेबल टू लोकसभा, नॉट फॉर राज्यसभा। ठीक है ना। ये उसके लिए बात हुई। The 5 kind of power is elective functions and judicial powers. So the members of both the houses and the elected members of state assemblies elect the president of India. Okay.
यानी कि जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगेन अंडरलाइन द वर्ड नॉट सेलेक्टेड या नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, और स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर्स, वो मिलके प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। तो ये इनके पास इलेक्टिव पावर्स हुई ना, इलेक्टिव पावर्स यानी किसी को इलेक्ट करने की पावर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज़ करते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैव द पावर्स टू रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का जो है बिल, वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी। जैसे मनी बिल था कि वो सिर्फ लोकसभा में ही रिप्रेजेंट होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन ये जो इम्पीचमेंट वाला है, जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो वो राज्यसभा में भी फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हो सकता है। तो इनके पास, राज्यसभा के मेंबर्स के पास और क्या पावर हुई, यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी रिमूव कर सकते हैं। उनको चूज़ करने की भी पावर है, उनको रिमूव करने की भी पावर। These members also have the powers to remove the judges of the Supreme Court and High Courts। इन जो ये सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा के, इनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की भी पावर होती है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ भी उन्हें ऐसा लगे, तो वो अपने इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम बिल टू लॉ। एक बिल जो है, जो प्रेजेंट किया गया है लोकसभा में या राज्यसभा में, वो लॉ कैसे बनता है, उसके लॉ बनने की पूरी प्रोसेस कैसे है। एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट कि फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एंड देन बिल इज सेंट टू द अदर हाउस। किसी भी हाउस में प्रेजेंट हुआ उसके अलावा वाले हाउस में भेजा जाता है। एंड देन बिल सेंड फॉर प्रेसिडेंट्स असेंस, यानी अप्रूवल, प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए जाता है। एंड प्रेसिडेंट अप्रूवल एंड बिल बिकम्स अ लॉ। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ लॉ। ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट से बनी हुई, कोई ज़रूरत नहीं कंफ्यूज होने की, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है ना। और लॉ इज़ फॉर्म्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अ बिल। अ बिल इज़ अ काइंड ऑफ प्रपोजल और सजेशंस पुट फॉरवर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, हमने डिस्कस कर लिया कि मनी बिल्स में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम और पढ़ लेंगे। तो 2 बिल्स में उनको डिवाइड किया, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। वो सारी पावर्स इनके पास है, चाहे वो कोई से भी हाउस में रखे। ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा में भी पहले प्रेजेंट कर सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी पहले प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ द ऑर्डिनरी बिल के हम पहले डिस्कस करते हैं। एनी बिल अदर दैन द मनी बिल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बिल। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस। An ordinary bill has to go through the following stages before it becomes an act or law। कानून बनने से पहले जो ये बिल होता है वो इतने सारे प्रोसेस से गुजरता है। और ऑर्डिनरी बिल जो है वो मनी बिल के अलावा जो भी बिल है जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दे ऑल काउंटेड इन ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पहले प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई भी मेंबर इसका प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, कोई भी हो। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट रीडिंग। एट दिस स्टेज द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस बाय द मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड बाय द मिनिस्टर while introducing the bill in the house. If the members of the house favor the bill, it goes to the second stage, and the introduction and objective of the bill at initial stage is called the first reading of the bill। यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग किसे कहते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज किसी बिल की, जब कोई हाउस में सपोज राज्यसभा में कोई बिल पेश हुआ है ना, रिप्रेजेंट हुआ है, उसको लेकर जो उनका मेन मोटिव है कि भाई हम ये बिल इसलिए ला रहे हैं कि ये करने से, इस बिल की ये पॉलिसीज़ को फॉलो करने से आगे जाके हम जनता के लिए, पीपल्स के लिए ये कर सकते हैं, ये नई चीज़ें आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट के इतने चांस बन सकते हैं, कुछ भी इस फील्ड से रिलेटेड वो अपना मोटिव बताते हैं, वो डिस्कस कर, वो सब बताते हैं कि हमने ये सोचा है कि ये करेंगे, सरकार का ये पोर्शन होगा, स्टेट गवर्नमेंट की इतना प्रोपोर्शन होगा,
होगा, लोगों का ये फ़ायदा हो सकता है, सब कुछ उसके बारे में बिल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाकी सारे मेंबर्स से। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ द सेकंड रीडिंग, एट दिस स्टेज लॉन्ग डिस्कशन टेक प्लेस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल. The bill is discussed in the light of the public opinion. After that, a report is prepared in favor or against to the bill. Sometimes the bill is sent to the select committee related to the bill, and the committee submit its report in a fixed period. Following this, a clause by clause discussion takes place on every pros and cons of the bill, and all the causes are put to vote. With this सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल इज़ ओवर. सेकेंड रीडिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लंबा सेशन चलता है. हर बिल के जो पहले से एक एक पॉइंट पे, एक एक कॉन पे आप देख सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब एक छोटे से छोटे टॉपिक पे बहुत कीन डिस्कशन होता है, कीन थिंकिंग होती है कि किस तरीके, और ये सब किसके, पब्लिक के ओपिनियन में, कि जब हम इस बिल को लोगों के सामने पेश करेंगे कि व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ पीपल्स, लोग क्या इस पर रिएक्ट करेंगे, फिर हम क्या उनको जवाब देंगे, फिर इसके हम उन्हें क्या बताएंगे कि इसकी ये हमने इसलिए बनाया है कि इससे ये आगे जाके फ़ायदा होगा. तो इतना ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ पे, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, उस बिल के एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है. कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड कमेटी भी होती है, उस कमेटी को भी बोलते हैं क्योंकि उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं. तो वो कमेटी अलग तरीके से सोच के एक और रिपोर्ट बनाती है. एक फिक्स्ड उनको टाइम पीरियड दे देते हैं, 1 मंथ 2 मंथ्स, क्योंकि ये इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. जो सेकंड रीडिंग है बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन होते हैं. ऐसे ही ना तो बनते हैं, ऐसे ही ना तो टूटते हैं. क्योंकि मोनार्की में तो राजा को मन चाहा तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, राजा का मन चाहा तो उन्होंने बिल को उसी वक्त ख़त्म कर दिया. लेकिन हमने जो फॉर्म चुनी है पार्लियामेंट की, उसमें ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. डिसीज़न लेने में टाइम लगता है और डिसीज़न को विड्रॉ करने में या स्टॉप करने में भी टाइम लगता है. तो ये सेकंड स्टेज की जो रीडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसमें एक एक क्लॉज को जो है डीप में सोचा जाता है, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में ये सारी रिपोर्ट तैयार होती है. ठीक है. नाउ द थर्ड स्टेज, एट दिस स्टेज ओनली अ ब्रीफ डिस्कशन टेक प्लेस इन द हाउस. इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू आर्गूमेंट्स ईदर इन सपोर्ट और अगेंस्ट ऑफ द बिल. जो है डिटेल में पहले ही डिस्कशन हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन होता है और ये जानना होता है कि कौन इसके सपोर्ट में है और कौन इसके अगेंस्ट में. ठीक है ना. नो अमेंडमेंट इज़ परमिटेड एट दिस स्टेज. अमेंडमेंट जो करना था वो सब सेकंड, इसलिए मैंने कहा कि सेकंड स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. डिस्कस करके कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चीज़ ऐड करनी, चेंज करनी, तो वो उस स्टेज में होगी. ये थर्ड स्टेज तो सिर्फ टोटली यही जानने के लिए होती है कि कौन इसके अगेंस्ट में है और कौन इसके फेवर में है. ठीक है ना. तो फिर उनके वोट कराए जाते हैं हर उस पे. पहले जो सेकंड रीडिंग में भी हर पॉइंट पे वोटिंग होती थी डिस्कस करने के बाद कि अच्छा कितने मेंबर इस तरफ है, कितने मेंबर इस तरफ है. बहुत लंबा प्रोसेस है वो तो. लेकिन इस प्रोसेस में ये है कि सिर्फ फेवर और अगेंस्ट में वोट होते हैं कि आप इसके, और नो अमेंडमेंट, अब कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता. तो इफ़ दिस बिल पास्ड, अगर पास हो जाता है, वोट में मेजॉरिटी मिल जाती है, तो इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस वेयर द सेम प्रोसीड्योर इज़ फॉलोड. यानी कि दूसरा, जैसे राज्यसभा में हमने एग्जांपल लिया था कि राज्यसभा में पेश हुआ, तो अब ये राज्यसभा में पास हो गया, तो अब ये भेजा जाएगा वापस कहाँ पर, लोकसभा में, इसके ऊपर सोचने के लिए. ये सेम प्रोसेस होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वो सारी रिपोर्ट, अगेंस्ट और फेवर के वोट, ये सेम सारा प्रोसेस होगा, है ना. फिर बिल इन द अदर हाउस में ये है कि व्हेन द बिल रीचेज द अदर हाउस इट अंडरगोज ऑल द प्रोसेस एज इन द फर्स्ट हाउस. व्हेन ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज आर क्लियर्ड इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट. यानी कि सेकंड हाउस ने भी अपने सारे डाउट्स और डिस्कशन के बाद अगर बिल पास हो जाता है तो फिर वो वहाँ से प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, है ना. आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल द बिल बिकम्स अ लॉ. In case of difference of opinion over the bill in the two houses, the president summons both the houses of the parliament for a joint sitting. The bill is
deemed to have been passed by both houses if the majority of the members agree to it. ये है कि अगर सिंपल सा कोई पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ और उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया और जैसे ही राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सोच समझ के उसके ऊपर साइन कर दिए तो द बिल हैज़ बिकम द लॉ, बन गया लॉ बस वो। अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों हाउसेज में कोई ऐसे हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट या इस तरीके से कि नहीं ये होना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति एक दोनों हाउसेज की एक जो है जॉइंट सिटिंग लेते हैं, एक बैठक लेते हैं साथ में, कि फिर वहाँ मिलकर इसका डिसीजन हो जाता है कि ये पास होगा या नहीं होगा। वहाँ का भी वही प्रोसेस है कि वोटिंग वगैरह होती है, फेवर और अगेंस्ट की बातें होती हैं, अपने अपने ओपिनियन बताने होते हैं, ठीक है। नाउ द मनी बिल। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंस है, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अ मनी बिल शोज इन डिटेल द एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ द कंट्री एंड द मैनर इन विच द गवर्नमेंट वुड स्पेंड इट। इट ऑल्सो कंटेन्स द प्रोविजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सेस और रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर। मनी बिल का पहले बताया कि व्हाट इज़ मनी बिल। इसमें सारा जो कंट्री की इनकम है या जहाँ भी जिस भी मैनर में है गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी, जो भी योजनाएं पॉलिसीज़ है, जो भी जहाँ भी हमारी रक्षा उस पर जाएगी, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा डेवलपमेंट के लिए, हमारी डिफेंस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा या जितनी कहाँ से हमारी कितनी इनकम होगी, तो ये सब जो सारी डिटेल होती है वो मनी बिल के अंदर होती है। और क्या होता है कि लोगों के ऊपर और कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या कोई टैक्सेस पहले से ही एग्जिस्ट हैं तो उसमें कौन सा रिडक्शन होगा, कौन सा कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सब कुछ डिटेल जो होती है मनी बिल के अंदर दे रखी होती है। तो द मनी बिल ओरिजिनेट्स ओनली इन द लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर ओरिजिनेट्स हो सकते हैं, यानी पहली फर्स्ट टाइम कहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लोकसभा में। द अपर हाउस मीन्स राज्यसभा हैज़ नो पावर टू डिले इट बाय मोर देन 40 days और ब्रिंग अ चेंज इन इट। यानी कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है इसमें चेंज करने की। दे कैन ओनली एडवाइज और इट इज़ नॉट compulsory for the Lok Sabha to obey their advice या to conceive their advice। कोई ज़रूरी नहीं है लोकसभा के लिए कि वो राज्यसभा की एडवाइस को माने ही माने। राज्यसभा सिर्फ एडवाइस दे सकती है और अपने पास मनी बिल को ओनली 14 days के लिए रख सकती है। अगर उसमें मतलब कोई एडवाइस के अलावा अगर वो ज़्यादा रोक लेते हैं तो अपने आप जो है उस बिल को पास माना जाता है। द राज्यसभा में सजेस्ट सम चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द मनी बिल बट द लोकसभा इज नॉट बाउंडेड टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस। अपन ने डिस्कस कर ही लिया है कि लोकसभा के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं इसको एक्सेप्ट करने की, सिर्फ ये है कि वो एडवाइस सुन सकते हैं और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लोकसभा की मर्जी, ठीक है ना। तो ये है मनी बिल के ऊपर सारी की सारी पावर लोकसभा के पास है। लेटर ऑन इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट अप्रूवल, यानी कि 14 दिन लोकसभा ने रखा, राज्यसभा ने रखा, कोई एडवाइस दी तो लोकसभा की मर्जी हुई तो मानी तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया और फिर उसको प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया, है ना। जैसे पहले ऑर्डिनरी बिल में भेजा, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर सोच समझ के उसके सारे वो देख लेते हैं, डिस्कशन रिपोर्ट सब कुछ करके वो जैसे ही साइन करते हैं तो मनी बिल बिकम्स अ लॉ। इस तरीके से मनी बिल भी लॉ बन जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में इतना ही डिफरेंस होता है, प्रोसेस तो सारा वही है, बस ये है कि मनी बिल में सारी पावर्स लोकसभा के पास है अदर देन राज्यसभा, और जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें दोनों के पास सेम पावर्स है और सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पार्ट। Goodbye, have a nice day ahead.